हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, सीरीज रेजोनेंस जो होता है उसके बेसिस पे कितनी इक्वेशंस आई हैं, उनकी कौन कौन सी कंडीशंस हमने देखी है। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स देखे थे कि हमारा इंपेडेंस जो होता है वो कितना होगा, अगर करंट फ्लो कर रहा है सीरीज रेजोनेंस में तो वो कितना होगा। जैसे हमने करंट की बात की थी वो था मैक्सिमम, है ना, सिंस जो इंपेडेंस होता है वो मिनिमम हो जाता है, क्योंकि हमको पता है रेजोनेंस की कंडीशन कब आएगी, जब सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट सेम फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, मतलब सेम फेज में रहेंगे, है ना। अगर वो सेम फेज में, मतलब सर्किट इनडायरेक्टली किस तरह से बिहेव कर रहा है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बात करते हैं तो सीरीज रेजोनेंस मतलब सीरीज सर्किट है RLC, उसमें जो इंपेडेंस होगा वो क्या होता है हमारे पास, R प्लस जे ऑफ XL माइनस XC, राइट। इसमें XL एंड XC दोनों इक्वल हो गए थे, तो हमारे पास में क्या बचा, R इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू व्हाट, R। दैट मींस Z इंपेडेंस की मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास में हो सकती है वो क्या होगी, रेजिस्टिव वैल्यू R के अंदर। तो अगर इंपेडेंस मिनिमम हुआ तो करंट मैक्सिमम हुआ। तो ये कंडीशंस हमने सारी चेक करी। अब इस कंडीशन के बाद में एक बात आती है कि रेजोनेंस कर्व किस तरह से बनता है ना। रेजोनेंस कर्व के पहले हमने ये चीज भी देखी थी कि हम जब फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाते हैं तो स्टार्टिंग में जो फ्रीक्वेंसीज रहती हैं वहां से लेकर के जिस पॉइंट पे या जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें रेजोनेंस मिलेगा तो वहां तक हमारा सर्किट जो किसमें रहेगा, कैपेसिटिव डोमिनेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद मतलब हमारे पास जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद में उसके अगर आगे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो किस तरह से बिहेव करेगा, वो प्योरली इंडक्टिव डोमिनेट रहेगा। ठीक है, अब इसी बेस पे हम देखते हैं कि रेजोनेंस कर्व कैसे बनता है। तो अगर किसी भी कर्व को बनाने के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, तो रेजोनेंस कर्व एक्चुअली बनता किस किस के बीच में, ये होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड करंट के बीच में जो वेरिएशन होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंट कर्व। ठीक है, तो देखिए रेजोनेंस कर्व की बात करते हैं सबसे पहले। रेजोनेंस कर्व, अब ये रेजोनेंस कर्व होता क्या है, जब हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, फ्रीक्वेंसी एंड करंट के बीच में अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड करंट के बीच में जब कोई भी ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कर्व बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए रेजोनेंस कर्व किस तरह से आएगा, हम जिस तरह से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे थे तो एक पॉइंट अगर मैं मान के चलता हूं कि यहां ये मेरा जो पॉइंट है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है F0, मैंने मान लिया एक बार के लिए कि मेरे इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट सर्किट में कितना फ्लो करेगा, मैक्सिमम। हमने बोला था ना कि एट रेजोनेंस कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सीरीज सर्किट विल बी मैक्सिमम। तो यहां पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी जब आपके पास में करंट जो है वो किस पे मैक्सिमम रहेगा, आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। मतलब यहां अगर मैं मान के चलता हूं कि इस पॉइंट पे समथिंग यहां कहीं पे मेरे पास में इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ये है मेरे पास में I मैक्स। ठीक है, अब I मैक्स से पहले और I मैक्स के बाद, या फिर हम क्या बोलें कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले और उसके बाद में जो हमारे पास में करंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू से कम होती है। मतलब ये ग्राफ किस तरह से रहेगा, ये ग्राफ हमारे पास रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ बनता है हमारे पास वो इस तरीके से बनेगा, एक तरह से साइनोसॉइडल हम बिहेवियर इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास में F0 पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी देगी, इसकी वैल्यू क्या होती है, I मैक्स। मतलब ये जो हमारे पास में वैल्यू आई, ये हमारे पास में है I मैक्स, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है और वो मिलती है हमको F0 पे। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे ये बात करता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू से वो 70.7% ड्रॉप करे दोनों साइड, अगर ये यहां से 70.7% ड्रॉप करा मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% समवेयर हेयर यहां पे और इस साइड में यहां पे। ठीक है, तो ये जो मेरे पास में वैल्यू होती है इसको मैं क्या बोलता हूं, ये रहेगा मेरे पास 70.7% ऑफ I मैक्स, 70.7% ऑफ I मैक्स। और ये जो वैल्यूज होती है मेरी फ्रीक्वेंसी की उनको मैं क्या बोलता हूं, FL, जिसको मैं बोलता हूं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये जो वैल्यू होगी मेरे पास में यहां पे इसको मैं बोलूंगा FH या फिर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पे देखिए FL को मैं क्या बोलता हूं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। एंड FH को मैं क्या बोलता हूं, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जो हमारे पास में F0 था उस F0 को हम क्या बोलते हैं, हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो F0 हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा, FL हमारा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड FH हमारा हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इस रेजोनेंस कर्व के अंदर हमको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि रेजोनेंस कर्व बनता किस किस के बीच में, जब हम वेरिएशन चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड करंट के बीच में, और वो फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाते हुए करंट की वैल्यू में जिस तरह से चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं हमारा रेजोनेंस कर्व। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू हमको करंट की मिलेगी वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट कहलाएगा। उससे पहले अगर आप उसकी वैल्यू को, करंट की वैल्यू को 70.7% कम कर देते हो तो आपके पास में वैल्यूज कितनी कहलाएंगी, वो आपके पास लोअर कट ऑफ एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहलाएंगी। ठीक है, तो फ्रॉम 0
टू एफ नॉट, जहां पे एफ एल हमारा आ रहा है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस तरह से बिहेव कर रही है, जिस जगह पे बिहेव कर रही है, सर्किट वहां पे किस तरह से बिहेव कर रहा था, एज ए कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट, ठीक है। और एफ नॉट के बाद जिस मूवमेंट पे या जिस प्लेस पे हमारा एफ एच या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिहेव कर रहा है, वहां पे सर्किट किस तरह से काम करता है, इंडक्टिव डोमिनेंट की तरह काम करता है। तो ये चीज हम यहां लिख भी देते हैं एक बार। देखिए यहां से लेकर के एफ नॉट तक आपका सर्किट कैसे बिहेव करेगा, कैपेसिटिव डोमिनेंट का बिहेव करेगा, ठीक है। और एफ नॉट से लेकर के आगे कितना ही पॉइंट आप ले जाओ, वो आपके किस तरह से काम करेगा, वो करेगा हमारे पास में इंडक्टिव डोमिनेंट के अंदर। और अगर मैं यहां पे सिर्फ बात करता हूं मेरे एफ नॉट पे, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से बिहेव करेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा एफ नॉट पे। तो ये हुआ हमारा रेजोनेंट कर्व, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि ये 70.7% की जो हमने बात कर रहे हैं, ये कैसे होता है कि मान लो मेरे पास में आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आई मैक्स, और इस आई मैक्स का अगर मैं 70.7% निकालता हूं, 70.7% कितना हो जाएगा आई मैक्स का मेरा, ये अगर आपने सॉल्व किया आई मैक्स का, तो ये इसकी वैल्यू आती है हमारे पास में आई मैक्स डिवाइड बाय √2, है ना, आई मैक्स डिवाइड बाय √2। तो हम यहां पे जो वैल्यू आती है इसको हम क्या बोल सकते हैं, या ये जो वैल्यू इसको क्या बोल सकते हैं अपन, जैसे मान के चलो ये मेरे पास में क्या आया, आई मैक्स आया ये वैल्यू, और ये जो वैल्यूज है मेरे पास में ये क्या कहलाएंगी, ये मेरे पास में कहलाएंगी आई मैक्स डिवाइड बाय √2, या फिर 70.7% ऑफ आई मैक्स। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में अब बात आती है कि बैंडविड्थ। इस रेजोनेंट कर्व को देखते हुए मेरे माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां है, मतलब फ्रीक्वेंसी का एक बैंड मेरे पास में है, लोअर कट ऑफ टू हायर कट ऑफ, उसके बीच में हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक कर्व बना हुआ रहता है जिसको हम रेजोनेंस कर्व बोलते हैं। तो एफ एल से एफ एच की जो डिस्टेंस है, देखिए यहां पे ये जो एफ एल से लेकर के एफ एच की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। ये रेजोनेंट सर्किट के अंदर अगर आपसे बैंडविड्थ की बात की जाती है, तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। तो इसको देखिए एक बार बताता हूं मैं कैसे होगा ये। हम बात करते हैं यहां पे बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ जो होती है वो क्या होती है, बैंडविड्थ हमारे पास में होती है द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज वेयर द करंट फॉल्स फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 70.7% ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है। देखिए यहां पे ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जहां उसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू 70.7% ड्रॉप करती है। यहां मैक्सिमम वैल्यू से इस साइड यहां तक ड्रॉप किया, और मैक्सिमम वैल्यू से यहां तक इस साइड ड्रॉप किया 70.7%। ये जो रेंज हमारे पास में मिली, इस रेंज को हम बोलते हैं हमारी बैंडविड्थ, ठीक है। इसको अगर मैथमेटिकली आपने देखना है या इसका एक स्टेटमेंट अगर आपने बताना है तो किस तरह से बता सकते हैं, इट इज द रेंज ऑफ दोज फ्रीक्वेंसीज, इट इज the range of those frequencies where the current falls from maximum value to 70.7%, maximum value to 70.7% of maximum value, 70.7% of maximum values. It is the range of those frequencies where the current falls from the maximum value to 70.7% of its maximum value, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू, मतलब हमारे पास में करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब थी, आई एम या आई मैक्स हमको कहां मिल रहा था, ये हमको मिल रहा था हमारे पास एफ नॉट पे, ठीक है। इससे अगर आपने इसको ड्रॉप किया, जिसको आपने बोला आई मैक्स बाय √2 जिसको बोला, ये आपको कहां मिल रहा था, एफ एल एंड एफ एच पे आपको ये वैल्यूज मिल रही थी, ठीक है। तो बैंडविड्थ हमारे पास में क्या हो जाएगी, हमारे पास में बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, एफ एच माइनस ऑफ एफ एल, ठीक है। ये हमारे पास में बैंडविड्थ हो जाएगी। देखिए इस ग्राफ में देखिए एक बार, अगर एफ एच की वैल्यू मेरे पास में यहां से लेकर के यहां तक है और एफ एल की वैल्यू मेरे पास में यहां से यहां तक है, तो इस एफ एच की टोटल वैल्यू में जब आप एफ एल की टोटल वैल्यू माइनस करोगे तो आपके पास में एफ एच माइनस एफ एल, मतलब ये बैंडविड्थ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यही चीज हमने यहां पे करी है। बैंडविड्थ क्या होती है हमारे पास, एफ एच, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब इस रेजोनेंट कर्व के बेस पे हम कुछ कंक्लूजन्स देखते हैं। वो कंक्लूजन्स हमारे पास में रहेंगी फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी, है ना, बैंडविड्थ के बेस पे भी, और कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे वो देखते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कंक्लूजन्स स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कंक्लूजन्स के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं लेता हूं इसके अंदर, वो अपन लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। जैसे मान के चलो एट एफ नॉट, जिसको हम बोल रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट जिसको हमने बोला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उस पे हमारे पास में जो करंट की वैल्यू है, यहां पे जो हमारे पास में करंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, करंट की वैल्यू हो जाती है हमारे पास में आई मैक्स। ठीक है, दूसरी चीज हम बात करते हैं एट एफ एल एंड एफ एच, जिसको हम बोल रहे हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन पे हम देखेंगे, अगर इनको क्या बोला हमने, लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इस पे बात करते हैं अगर, तो यहां पे करंट की वैल्यू कितनी बताई थी हमने करंट की वैल्यू बताई यहां पे आई मैक्स बाय अंडर रूट ऑफ 2, या जिसको हमने क्या बोला 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू कितनी होती है आई मैक्स, लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी करंट की वैल्यू कितनी होती है आई मैक्स बाय रूट 2। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बारे में बात करते हैं अपन, जो इंपेडेंस होता है। ठीक है, इंपेडेंस की बात करते हैं सबसे पहले। एट रेजोनेंस या हमने क्या बोला एफ नॉट, इस पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में इंपेडेंस की वैल्यू कितनी रहती है, Z इज इक्वल टू वॉट, R। ये आपको पता है Z इज इक्वल टू R, मतलब Z इज बिकम्स मिनिमम वैल्यू। एंड एट एफ एल एंड एफ एच लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अगर हम इस पे बात करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी अंडर रूट 2 ऑफ R। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन की, एट नॉर्मल कंडीशन, हमको नॉर्मल कंडीशन के बारे में भी पता है कि अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं तो हमारे पास Z कितना होता है, Z इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये चीज हमको पता है। ठीक है, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को उठा लेता हूं, Z इज इक्वल टू अंडर रूट 2R, अगर मैं यहां पे रिप्लेस कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए किस तरह से आएगा। मुझे एक चीज पता है, रेजोनेंस कंडीशन के अंदर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सआर होता है। ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सआर होता है, या फिर आप इसको नॉर्मल कंडीशन में क्या बोल सकते हो, अगर मैं इस कंडीशन को, इस Z वाले कंडीशन को लिखना चाहूंगा तो कैसे हो जाएगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगर मैं इंडक्टिव कैपेसिटिव की तरह बात नहीं करना चाह रहा तो ओवरऑल रिएक्टेंसेस को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास Z इज इक्वल टू अंडर रूट 2R है लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे, वो मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं। देखिए कैसे होगा, Z की जगह मेरे पास में आ जाएगा अंडर रूट 2 ऑफ R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब इसको अपन ने सॉल्व किया तो हमारे पास में क्या आ गया, ये अंडर रूट दोनों साइड से हट जाएगा, कितना बच जाएगा 2R स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको अपन सॉल्व करें कितना जाएगा 2R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको जब अपन ने आगे सॉल्व किया तो हमारे पास में क्या आ गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर हमने क्या बोला R इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगर मैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बात करता हूं तो वहां पे मुझे एक कंडीशन यहां पे ऐसे मिली है कि जो मेरा प्योर रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो टोटल रिएक्टेंस के बराबर होगा। जब ये टोटल रिएक्टेंस के बराबर होगा तभी मैं देख सकता हूं, यहां पे अगर मैंने R को x के इक्वल पुट कर दिया, R इज इक्वल टू एक्स, मान लो यहां पे R इज इक्वल टू एक्स आगे कितना हो गया, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, R स्क्वायर बाहर आ गया तो कितना बचा रूट 2 ऑफ R। ठीक है, यही सेम चीज थी। तो मेरे पास में एक चीज क्लियर हो गई है कि एट रेजोनेंस मेरा जो इंपेडेंस होगा वो प्योर रेजिस्टिव होगा, दैट मींस Z इज इक्वल टू R। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि लोअर कट ऑफ या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे आपकी Z की वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 2 ऑफ R। ठीक है, सिंस उस पॉइंट पे या लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टोटल रिएक्टेंस के इक्वल पुट हो जाता है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस के बराबर वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसीज की, या जो करंट होते हैं, हम पावर फैक्टर निकालना चाह रहे हैं कि पावर फैक्टर किस तरह से रहेगा। हमको एक चीज पता है कि थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं कंक्लूजन्स के अंदर कि एट एफ नॉट, अगर मैं बात करता हूं एट एफ नॉट, या जिसको आपने बोला रेजोनेंस या एट रेजोनेंस आप बता रहे हो, जो पावर फैक्टर होता है रेजोनेंस पे, जो आपका पावर फैक्टर होता है वो हमने क्या बताया था,
यूनिटी होता है पावर फैक्टर, कॉस फाई इज इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, ये चीज क्लियर है हमारे पास में कि हमारे पास अगर रेजोनेंस पे आप देखते हैं तो पावर फैक्टर आपका यूनिटी आएगा। लेकिन अगर आप फोर्थ पॉइंट की बात करें, मैं अगर यहां पे बात कर रहा हूं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज की, है ना, एट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर आप लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL की बात कर रहे हो तो यहां पे किस तरह से बिहेव करेगा। सिंस हमें एक चीज ये पता है कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले आता है। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले सर्किट किस तरह से बिहेव करता था, कैपेसिटिव डोमिनेंट की तरह बिहेव करता था। तो यहां जो मेरे पास में पावर फैक्टर आएगा वो कैसे आएगा, लीडिंग पावर फैक्टर आएगा, सिंस सर्किट हमारा कैपेसिटिव डोमिनेंट है। ठीक है, कैपेसिटिव डोमिनेंट हमारा सर्किट है, इसलिए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे सर्किट किस तरह से बिहेव कर रहा होगा, कैपेसिटिव डोमिनेंट की वजह से लीडिंग पावर फैक्टर में बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका जो पावर फैक्टर आएगा वो लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। उसको क्रॉस चेक भी अपन एक बार कर लेते हैं। देखिए, तो यहां पे अगर मैं देखता हूं कि मेरे पास इंपीडेंस की वैल्यू कितनी होती है, इंपीडेंस Z इज इक्वल टू R माइनस ऑफ JX। ठीक है, यहां से अगर मैं इसका एंगल निकालना चाहता हूं, एंगल की बात करते हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ X बाई R। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ X बाई R हमारे पास में ये आ गया। अब मुझे पता है कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, X इज इक्वल टू R होता है ना, ये X इज इक्वल टू R यहां पुट कर दिया हमने, कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया। अब थीटा अगर मेरे पास में tan इनवर्स 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, थीटा की वैल्यू हो गई मेरे पास माइनस ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर मेरे पास माइनस 45 डिग्री है तो अगर मैं यहां से करंट निकालता हूं, करंट होता है V एट एन एंगल ऑफ 0 अपॉन Z एट एन एंगल ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है, कितना था वो, Z इज इक्वल टू एंगल ऑफ माइनस 45 डिग्री। ठीक है, माइनस 45। सो अपने पास में आई कितना आ गया, V बाई Z एट एन एंगल ऑफ प्लस 45 डिग्री। ठीक है, प्लस 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया, अगर मैं cos थीटा निकालना चाहता हूं तो cos ऑफ 45 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.707। तो अपने पास पावर फैक्टर जो होता है cos थीटा कितना गया, 0.707 लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग क्यों, क्योंकि यहां पे जो एंगल हम देख रहे हैं ये करंट का एंगल कितना आ गया, प्लस 45 डिग्री का करंट आया है। तो इसलिए हमारे पास में जो पावर फैक्टर आएगा कहां पे, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जो पावर फैक्टर आएगा वो आएगा 0.707 लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर क्यों आएगा, क्योंकि हमको इंडायरेक्टली पता था कि एट FL सर्किट हमारा कैपेसिटिव डोमिनेंट की तरह बिहेव करेगा। हमने वो चेक भी कर लिया है कि लीडिंग पावर फैक्टर हमारे पास आ रहा है। सिमिलरली हम चेक करेंगे अब हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। देखिए, ये हमारे पास में थर्ड पॉइंट था, राइट, फोर्थ। सो फिफ्थ पॉइंट पे हम चेक करेंगे यहाँ पे एट हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एट हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी बात कर रहे हैं हम FH की। ठीक है, तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, वहां पे भी ये सेम चीज हमें करनी पड़ेगी। हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे सर्किट किस तरह से बिहेव करता है, एज ए इंडक्टिव डोमिनेंट। तो जो इंपेडेंस टोटल Z होगा, Z इज इक्वल टू R प्लस J ऑफ X, और यहां पे भी मुझे पता है कि R इज इक्वल टू X के इक्वल होता है। हमने यहाँ पे क्या निकाला, अगेन हमने एंगल थीटा निकाला जिसकी वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ X बाई R। ये मेरे पास में थीटा कितना आया, tan इनवर्स ऑफ 1, है ना। tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास में, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। लास्ट टाइम पे यहाँ पे हमारा माइनस था तो कितना था, माइनस ऑफ एक्स बाई आर। tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस 45 डिग्री, tan इनवर्स ऑफ +1 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब प्लस 45 डिग्री अगर मेरे पास एंगल आ गया, मैं करंट निकालना चाहता हूं, V एट एन एंगल ऑफ 0 अपॉन Z एट एन एंगल ऑफ थीटा, कितना हो जाएगा, V एट एन एंगल ऑफ 0 अपॉन Z एट एन एंगल ऑफ प्लस 45 डिग्री। तो करंट मेरे पास में कितना आ गया, V बाई Z एट एन एंगल ऑफ माइनस 45 डिग्री, है ना। करंट के पास जो एंगल आया वो आया मेरे पास -45। तो पावर फैक्टर cos फाई या cos थीटा जो भी आप बोलना चाहते हो, तो कितना हो जाएगा, cos ऑफ कितना वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें, -45 डिग्री। तो वैल्यू तो अपने पास सेम रहेगी 0.707, बट यहां पे क्या बोलेंगे हम, ये होगा मेरे पास लैगिंग पावर फैक्टर, है ना। cos फाई पावर फैक्टर की वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो मेरे पास में होगी 0.707 लैगिंग पावर फैक्टर। सिंस एट FH या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका सर्किट एज इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, ये सारे हमने कर लिए। ग्राफ में एक बार वापस देख लेते हैं। देखिए, ये मेरे पास में रेजोनेंट कर्व था। इस रेजोनेंट कर्व के अंदर जिस पॉइंट पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है वो मेरा
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। उस मैक्सिमम वैल्यू से 70.7% अगर आप ड्रॉप करोगे दोनों साइड, तो वहां आपको मिलेगा एक फ्रीक्वेंसी FL, एक फ्रीक्वेंसी FH, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच की जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज की, उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ कितनी हो गई फिर? FH माइनस FL। अब कुछ कंक्लूजन हमने देखे थे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है और लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे उसकी वैल्यू I max by √2 होती है। ठीक है, अगर मैं इंपेडेंस की बात करता हूं तो रेजोनेंट पे मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? Z इज इक्वल टू R। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इंपेडेंस Z इज इक्वल टू R और लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे इंपेडेंस इक्वल टू √2 ऑफ R। फ्रीक्वेंसी इस पे बात करते हैं पावर फैक्टर की, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पावर फैक्टर यूनिटी होता है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे पावर फैक्टर 0.707 लीडिंग होता है और FH हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे पावर फैक्टर 0.707 लैगिंग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं पावर की। पॉइंट नंबर 6, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं पावर की, पावर किस तरह से चेंज हो रही है ना। मुझे एक चीज पता है, P इज इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर इंटू R होता है। P इज इक्वल टू व्हाट? I स्क्वायर इंटू R। तो अगर आप यहां से देखना चाहते हो एट F0, या जिसको आपने बोला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें पता है I कितना हो जाता है? I हो जाता है I मैक्सिमम, देयरफॉर P हमारे कितना हो जाएगा? P हमारे पास हो जाएगा I मैक्स स्क्वायर इंटू R। मतलब पावर जो हो जाएगी हमारे पास में कितनी वैल्यू हो जाएगी? I मैक्स स्क्वायर इंटू R, है ना। अब अगर मैं बात करता हूं एट FL एंड FH, लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे, लोअर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है? I मैक्स बाय √2 होती है ना। तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पावर की वैल्यू हो जाएगी I मैक्स बाय √2 होल स्क्वायर इंटू R। इसको जब आपने सॉल्व किया तो कितना आया? P इज इक्वल टू वॉट? I मैक्स स्क्वायर इंटू R डिवाइड बाय 2। अगर आप इक्वेशन A से इस इक्वेशन B को कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। इक्वेशन A से इक्वेशन B को कंपेयर करोगे तो हमारे पास में यहां पे क्या निकल रहा है? ये जो P है हमारे पास निकल रहा है लोअर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, P1 नाम दे दो इसको। ठीक है, तो P1 को हम क्या लिख सकते हैं? यहां से देखा हमने कि I मैक्स स्क्वायर इंटू R तो क्या है? टोटल P है, सो P बाय 2 हो जाता है ना। लोअर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हमारी वैल्यू, हमारी जो मेन पावर होती है उसका हाफ हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? इन फ्रीक्वेंसीज को लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज के अलावा हम क्या बोल सकते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफी काम आता है ये। FL एंड FH को हम क्या बोल सकते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, या फिर इसको और दूसरा नाम देते हैं हम 3dB फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोअर कट ऑफ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उन फ्रीक्वेंसीज पे जो पावर होगी सर्किट की, वो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की पावर का हाफ होगी। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी बोल सकते हैं या 3dB फ्रीक्वेंसीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम रिलेशन देखेंगे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज थी उनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, देखिए यहां पे 6 पॉइंट हमारे पास में है, रिलेशन बिटवीन कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो वो किस तरह से आएगा? देखिए, मुझे एक चीज पता है कि जो मेरे पास में लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है एट FL, एक चीज पता है कि सर्किट मेरा कैपेसिटिव डोमिनेट होता है, कैपेसिटिव डोमिनेंट होगा, है ना। एट FL मेरा सर्किट जो है वो कैपेसिटिव डोमिनेंट होगा। तो जो मेरा रिएक्टेंस होगा X इज इक्वल टू R, जिसको मैं बोलता हूं नेट रिएक्टेंस, वो कितना था? वो हमने R निकाला था, तो X नेट इज इक्वल टू R हो जाता है यहां पे। अब X नेट जो होता है मेरा कैपेसिटिव डोमिनेंट के अंदर कितना? XC माइनस XL इज इक्वल टू R। ठीक है, अब XC को मैं क्या लिख सकता हूं? XC को मैं लिख सकता हूं 1 बाय ओमेगा LC माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा L, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को L बोला अपन यहां पे, तो ओमेगा L इंटू L इज इक्वल टू व्हाट? R। ये मेरे पास में मान के चलो एक इक्वेशन आई, जिसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां पे दूसरा पॉइंट अगर मैं उठाता हूं कि एट FH
या जिसको हम बोलेंगे सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, इंडक्टिव डोमिनेंट। हमारा सर्किट जो है वो इंडक्टिव डोमिनेंट हो जाएगा यहां पे। तो जब सर्किट इंडक्टिव डोमिनेंट हो जाता है तो उस टाइम पे भी एक्स नेट जो होता है मेरा, जो नेट रिएक्टेंस होता है वो टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और जो नेट रिएक्टेंस होता है वो क्या होगा, एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है, सिंस इंडक्टिव डोमिनेंट है तो एक्सएल पहले आ गया। अब यहां पे चेक करते हैं अपन, तो एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, एक्सएल को लिख सकते हैं ओमेगा एच इंटू एल माइनस 1/ओमेगा एच इंटू सी इज इक्वल टू आर। ये हो गई मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे मैंने एक इक्वेशन निकाल के रखी है और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे भी मैंने एक इक्वेशन लिखा के रखी है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं रिलेट करता हूं या इनको कंपेयर करने की कोशिश करता हूं तो यहां पे एक चीज क्लियर है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस मच एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस मच। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे अगर मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेता हूं बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप इक्वेट करते हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा यहां पे 1/ओमेगा एल सी माइनस ओमेगा एल एल इज इक्वल टू आर, और आर इज इक्वल टू दूसरा क्या था हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन से, ओमेगा एच इंटू एल माइनस 1/ओमेगा एच इंटू सी। ठीक है, यही चीज थी। जब आप इन चीजों को सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास में वैल्यूज किस तरह से आएंगी, देखिए यहां पे अगर मैंने c को एक साइड ले लिया पूरा 1/ओमेगा एल सी, इस वाले को मैं इधर लिया हूं, कितना हो गया 1/ओमेगा एल सी माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/ओमेगा एच सी, 1/ओमेगा एच इंटू सी, 1/ओमेगा एच इंटू सी। ठीक है, इज इक्वल टू एल को अपन उस साइड ले लिया ओमेगा एच इंटू एल प्लस ओमेगा एल इंटू एल, यहां से कॉमन ले लो आप, इज इक्वल टू आर, ये आप यहां पे पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस आर के इक्वल था तो मैंने उसको इक्वेट कर दिया है, दोनों इक्वेशन को सिंपली आप इक्वेट कर सकते हो इस तरीके से। तो यहां से अगर मैंने कॉमन लिया कैपेसिटर को तो 1/c अगर कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास में बचता है 1/ओमेगा एल प्लस 1/ओमेगा एच इज इक्वल टू, अगर मैंने यहां से एल कॉमन ले लिया, अंदर बचा ओमेगा एच प्लस ओमेगा एल। ठीक है, ये चीज हो गई। इसको अगर आपने आगे और सॉल्व किया कितना आ गया 1/c ओमेगा एच ओमेगा एल, आपने क्या ले लिया एलसीएम, ओमेगा एच इंटू ओमेगा एल, ऊपर क्या बचता है ओमेगा एच प्लस ओमेगा एल इज इक्वल टू एल ओमेगा एच प्लस ओमेगा ऑफ एल। अब यहां देखिए ये दोनों वैल्यूज सेम है तो ये तो कट कर सकते हैं अपन, ये दोनों वैल्यूज मैंने कट कर दी यहां पे। ठीक है, दोनों वैल्यूज को कट कर दी तो कितनी वैल्यू निकल के आती है, यहां पे अगर मैं देखता हूं तो क्या आया मेरे पास, देखिए यहां पे 1/c और 1/ओमेगा एच इंटू ओमेगा एल इज इक्वल टू व्हाट एल। ठीक है, अगर मैं इसको इस साइड ले लेता हूं कितना बचेगा ओमेगा एच इंटू ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/एल इंटू सी। अगर मेरे पास में ये वैल्यू निकल के आई है, ये मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 3। अब एक चीज आपके माइंड में क्लियर है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आपको एक चीज पता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के लिए कितनी होती है 1/√LC, 1/√LC होता है ना। यहां से अगर आप इसको ऐसे स्क्वायर कर लोगे ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1/LC हो जाएगा। ये वैल्यू आपने यहां पे पुट कर दी, ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा ओमेगा एच इंटू ओमेगा एल इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो ये रिलेशन किस किस के बीच में आया है हमारे, ये रिलेशन आया है हमारे पास लोअर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में। इसको आगे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये था रेडियन में, तो कितना निकल के आया था ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एच इंटू ओमेगा एल। ये मेरे पास में कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 4, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अगर इस इक्वेशन नंबर 4 को मैं ये देखता हूं कि किस में है इसकी यूनिट, ये आ रहा है रेडियन पर सेकंड के अंदर, ये रिलेशन निकल के आ रहा है कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में रेडियन पर सेकंड में। अगर आप यही सेम चीज चाहते हो किसमें हर्ट्ज में,
तो आपको एक चीज पता है, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई एफ, तो यहां रिप्लेस कर दो। इक्वेशन नंबर 4 में हमने रिप्लेस कर दिया, कितना हो गया एफ नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट एफ 2 पाई दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए आप पूरा इसको रिप्लेस करते हैं एक बार, कितना हो जाएगा ये 2 पाई एफ नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई एफ एच इंटू 2 पाई एफ ऑफ एल। 2 पाई दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गए, 2 पाई इंटू 2 पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा हमारे पास में एफ नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एच इंटू एफ एल। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको स्क्वायर को भी हटा देता हूं तो कितना जाएगा एफ नॉट इज इक्वल टू वॉट अंडर रूट ऑफ एफ एच इंटू एफ एल। ये मेरे पास में एक रिलेशन निकल के आता है किसका, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज का, किसमें हर्ट्ज में, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो हमने क्या देखा, हमने रिलेशन निकाला है, रिलेशन बिटवीन कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। जब कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट बिहेव कर रहा था तो वहां पे मैंने एक इक्वेशन निकाल ली, एफ एच या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब इंडक्टिव डोमिनेंट था वहां पे मैंने एक इक्वेशन निकाल ली। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद लास्ट में मेरे पास क्या निकल के आता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एच इंटू ओमेगा एल इन रेडियन पर सेकंड। इसको अगर आपने हर्ट्ज में लेना तो कितना हो जाएगा, एफ नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एच इंटू एफ एल। ठीक है, अब उन दोनों इक्वेशंस जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 थी, उन दोनों को अभी हमने इक्वेट किया था। अब अगर हम उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो क्या होगा, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड करते हो तो कितना आता है, देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे कितना था, 1 बाय ओमेगा एल सी माइनस ओमेगा एल इंटू एल। ये था हमारे पास में इक्वेशन 1 इज इक्वल टू आर, है ना। अब उसको अगर मैंने दूसरी वाली साइड के साथ में अगर ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा ये ओमेगा एच इंटू एल, ओमेगा एच इंटू एल माइनस 1 बाय ओमेगा एच इंटू सी इज इक्वल टू आर प्लस आर, मतलब कितना हो गया 2r। ठीक है, दोनों को मैंने सिंपली ऐड कर दिया। जब इसको ऐड किया तो अगेन यहां पे आप कैपेसिटर को कॉमन ले लो, 1 बाय सी मैंने कॉमन ले लिया, कितना बच गया 1 बाय ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, और फिर एल के लिए कॉमन ले लेंगे, प्लस एल मैंने कॉमन ले लिया, कितना हो गया ओमेगा एच माइनस ऑफ ओमेगा एल इज इक्वल टू 2r। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1 बाय सी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल डिवाइड बाय ओमेगा एल इंटू ओमेगा सी, नहीं ओमेगा एच है ये। ठीक है, ये ओमेगा एच था, तो ओमेगा एच ये मैं वापस लिखता हूं, देखिए यहां पे कितना हो जाएगा ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल डिवाइड बाय ओमेगा एल इंटू ओमेगा एच प्लस एल ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल इज इक्वल टू 2r। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद में एक चीज मेरे पास में आता है कि ओमेगा एल इंटू ओमेगा एच, जो वैल्यू यहां पे लिखी हुई है, देखिए ये जो ओमेगा एल इंटू ओमेगा एच लिखा हुआ है, लास्ट इक्वेशन से क्या चीज क्लियर हुई थी, ओमेगा एच इंटू ओमेगा एल क्या होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो क्या हम यहां पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यहां पे क्या हम इस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, ये जो ओमेगा एल इंटू ओमेगा एच है इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 1 बाय सी ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल डिवाइड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना, प्लस एल इंटू ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल इज इक्वल टू 2r। अब ओमेगा नॉट स्क्वायर, सिंस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी होता है ना, 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। सो ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बाय एल इंटू सी। तो अगर यहां पे मैं 1 बाय एल इंटू सी रिप्लेस करता हूं, देखिए सिंस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1 बाय एल सी, ये वैल्यू अपन यहां पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दिया, कितना हो गया देखिए 1 बाय सी, यहां ऊपर आ जाएगा मेरे पास में एल इंटू सी और ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल प्लस एल इंटू ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल इज इक्वल टू 2r।
अब यहाँ पे ये जो C है ये इस C से कैंसिल आउट हो गया। अब जब ये C यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुका है तो कितना बचा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास में क्या बचा, H इंटू ओमेगा H माइनस ओमेगा L, अगेन L इंटू ओमेगा H माइनस ओमेगा L इज इक्वल टू व्हाट, 2R। तो ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं अपन, कितना हो जाएगा 2L इंटू ओमेगा H माइनस ओमेगा L। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2L ओमेगा H माइनस ओमेगा L इज इक्वल टू व्हाट, 2R। 2 से 2 अगेन कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा L इंटू ओमेगा H माइनस L इज इक्वल टू R। अब अगर मैं क्या करता हूं कि इसको R के साथ में रिप्लेस कर दूं कि ओमेगा H माइनस ओमेगा L इज इक्वल टू R बाई L, तो क्या मेरे पास में यहां पे एक चीज निकल के आई है, गौर से देखिए इस इक्वेशन को, ओमेगा H माइनस ओमेगा L इज इक्वल टू R बाई L, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये क्या निकल के आया, ये मेरे पास में वो फ्रीक्वेंसी की रेंज निकल के आई है जहां पे मेरा रेजोनेंट कर्व 70.7% से वेरी करता हुआ मैक्सिमम पे पहुंचता है, देन अगेन 70.7% पे पहुंच जाता है। मतलब ये क्या है, एक बैंडविड्थ आई है। तो यहां पे मैं अगर बात करता हूं कि बैंडविड्थ आई है मेरे पास में कितनी, R बाई L, ये हमारे पास में बैंडविड्थ का फॉर्मूला आ गया, बैंडविड्थ आती है हमारे पास R बाई L, ठीक है, ये R बाई L आती है हमारे पास में रेडियन पर सेकेंड में। अगर आप सेम चीज चाहते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी में, हर्ट्ज में, तो कितनी हो जाएगी बैंडविड्थ, R बाई 2 पाई L, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F, सो बैंडविड्थ हमारे पास में हर्ट्ज में कितनी आ जाएगी, R बाई 2 पाई L। ये दोनों इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोअर कट ऑफ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे देखते हैं तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन निकालते हैं और दूसरा बैंडविड्थ निकालते हैं, वो इस तरह से हमारे पास R बाई L के तौर पे निकलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी खत्म होती है अब कि अगर मुझे सीरीज रेजोनेंस की बात करनी होती है तो सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन किस तरीके से होते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले सर्किट किस तरह बिहेव करेगा, उसके बाद में किस तरह से बिहेव करेगा। अगर मुझे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, तो उनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, क्या कोई रिलेशन भी निकलता है इनका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ में, हमने वो भी देखा। ठीक है, तो ये सीरीज रेजोनेंस का एक पूरा प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के इंक्लूड करके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आपका पार्ट काम आएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पैरेलल रेजोनेंस में ये सारी चीजें किस तरीके से होती हैं। ठीक है, थैंक यू।